आज हम डिस्कस करेंगे केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ये ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट का पार्ट 2 है। यानी कि वारंट ट्रायल का जो पार्ट 1 था वो था केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, जहाँ पे कि एफआईआर हुई है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट की है। वो जो प्रोसीजर था ट्रायल के वो अलग है। ये अब कंप्लेंट फाइल हुआ है सीधे मजिस्ट्रेट के पास, या फिर मजिस्ट्रेट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, उस मामले में ट्रायल प्रोसीजर कैसे चलेगा। इसकी जो प्रोविजंस हैं वो 267 से लेकर के 273 तक है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, दैट मीन्स बिफोर फ्रेमिंग द चार्ज। अभी जो है मैटर मजिस्ट्रेट के पास आया है ट्रायल के लिए, उस समय एक्यूज जेल या बेल पर है तो उसको चार्ज फ्रेम करने के लिए वो समन भेजेगा और वहां पर एक्यूज आएगा। तब मजिस्ट्रेट विल टेक प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यानी कि देयर इज अ मैटर ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि एफआईआर नहीं हुई थी, कंप्लेंट है या सुओ मोटो मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है। एंड व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। तो सबसे पहला काम ये है, ये क्या है, ये मैटर ये कंप्लेंट पर है। जब कंप्लेंट फाइल होता है मजिस्ट्रेट के पास, उस समय कंप्लेनेंट और विटनेसेस यदि कोई होता है तो उसका ओथ पर एग्जामिनेशन होता है। तो वो सभी एविडेंस जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मजिस्ट्रेट लेगा और उसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन उसको प्रोड्यूस करेगा। देन आफ्टर समन टू प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो जितने लोगों का एग्जामिनेशन वहां पर हुआ था एट द टाइम ऑफ कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, उन सबको, और यदि कोई एडिशनल लिस्ट दे रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूशन तो उसको भी समन जाएगा। तो द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदरवाइज। तो या तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या आकर के उसकी गवाही करने के लिए, टेस्टमनी करने के लिए वो उसको समन भेजा जाएगा। तो व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड, तो अब जैसे ही सभी एविडेंस मजिस्ट्रेट लेता है किसके, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के, तो क्या करेगा, उसको लगता है कि कोई मैटर नहीं बन रहा है, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं रिकॉर्ड पर उन सबको देखने के बाद लगता है कि कोई मैटर नहीं बन रहा है, तब वो डिस्चार्ज करेगा। तो कहा गया है कि डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज, यानी आफ्टर टेकिंग ऑल द एविडेंस, इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर दैट नो केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड हैज बीन मेड आउट विच इफ अनरिपिटेड वुड वारंट हिज कन्विक्शन। तो यानी कि एक मैटर इस लेवल का है कि यदि उसमें एक्यूज्ड अपना डिफेंस नहीं करे तब भी वो इनोसेंट दिखेगा, तब वहां पर उसको डिस्चार्ज करेगा। मजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज हिम एंड ही विल रिकॉर्ड हिज रीजन। इसका मतलब है कि जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पब्लिक प्रोसिक्यूशन मैटर को स्टेब्लिश नहीं करता है, यानी कि प्राइमा फेसाई, नॉट दी मेरिट पे, प्राइमा फेसाई ये लगे कि मैटर ऐसा है कि कोई ऑफेंस हुआ है और वो एक्यूज ने वो ऑफेंस किया है, तब वो उस पर चार्ज फ्रेम करेगा। अदरवाइज यदि ऐसा है कि यार मैटर लग भी नहीं रहा है कि किसी ने ऑफेंस किया है, तो वहां पर उसी समय उसको डिस्चार्ज कर देगा एंड द मजिस्ट्रेट विल रिकॉर्ड हिज रीजन। लेकिन क्या कह रहा है, पावर टू डिस्चार्ज एट एनी स्टेज बिफोर फ्रेमिंग द चार्ज, यानी कि चार्ज फ्रेम करने से पहले जहां यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है, इससे पहले भी वो किसी अदर स्टेज पर भी वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है यदि उसे लगता है कि कोई मैटर नहीं बन रहा है या कंप्लेंट जो है वो ग्राउंडलेस है, और वो अपने रीजन को रिकॉर्ड करेगा। तो यानी कि जब कंप्लेनेंट आया और वहां पर उसके विटनेसेस आए, उसको एग्जामिन करने के बाद उसने कोई इंक्वायरी किया या कोई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया था, या जो है उसने प्रोसेस इशू कर दिए थे, समन या वारंट, उस किसी भी स्टेज पर उसको लगता है कि मामला नहीं बन रहा है, तब वहीं वो डिस्चार्ज का ऑर्डर दे देगा। उसके बाद यदि वो ऐसा ऑर्डर नहीं देता है
तो प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, तब क्या करेगा, वो चार्ज फ्रेम करेगा। तो मजिस्ट्रेट शैल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। कब? इफ when all available evidence has been taken into the consideration or at any previous stage of the case the magistrate is of opinion that there is a ground of presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him। तो तीन चीजों के मामले में वो सेटिस्फाई होगा, देन आफ्टर ही विल फ्रेम द चार्ज। क्या क्या है? पहला ये है कि इस चैप्टर के तहत जो है वो ट्राइबल मैटर है, देन दिस इज द मजिस्ट्रेट ट्रायल। यदि सेशन ट्रायल है तब तो मामला सेशन कोर्ट को कमिट कर देगा, मजिस्ट्रेट ट्रायल है तब वो चार्ज उसमें फ्रेम करेगा, और वो ये भी देखेगा कि वेदर ही इज द कॉम्पिटेंट टू ट्राई और नॉट। सेशन ट्राइबल है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, कमिट कर देगा, चार्ज फ्रेम नहीं करेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल है, कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायबल हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, सीजीएम का हो, मामला सीजीएम के पास ही है ये, तो सीजीएम चार्ज फ्रेम कर सकता है और उसके ओपिनियन में है कि वो इसमें एडिक्वेटली पनिश कर सकता है, तब वो चार्ज फ्रेम करेगा। तो तीन चीज सेटिस्फाई होने के बाद मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करेगा। उसके बाद जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज मस्ट बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्सक्यूज पर्सन। तो एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक। तो एक्यूज्ड को चार्ज पढ़कर सुनाएंगे, उसे पूछेंगे कि आप इस चार्ज को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, अगर नहीं करते हो तो क्या आप डिफेंस की मांग करते हो। तो उसके बाद यदि वो चार्ज को वो प्लीड गिल्टी करता है तो इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड ही में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। तो जैसे ही उसने चार्ज को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग्स मजिस्ट्रेट उसको पनिश कर सकता है, ये डिस्क्रिशन उसका है। उसने चार्ज एक्सेप्ट कर भी लिया है तभी मजिस्ट्रेट चाहे तो ट्रायल कर सकता है इफ इट इज अपीयर टू द मजिस्ट्रेट दैट दिस acceptance is not free and this is under the promise threat or any fear। या उसने चार्ज को एक्सेप्ट नहीं किया है और वो कहता है कि नहीं वो ट्रायल की मांग करेगा, तब यहाँ पर ये प्रोविजन लागू होगा। क्या होगा? लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस टू बी सबमिटेड बाय एक्यूज्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अब यानी इफ द एक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड गिल्टी और ही डज नॉट प्लीड or he claims to be tried or if the accused plead guilty magistrate does not convict him then उसके बाद क्या होगा? the magistrate shall ask to accused whether he want to cross examine the prosecution witness। यानी कि अब चार्ज फ्रेम होने के बाद जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होगा, अब ट्रायल जो है डिफेंस लॉयर स्टार्ट करेगा, एक्यूज्ड स्टार्ट करेगा। जो एफआईआर हुई थी और उस पर पुलिस ने चार्जशीट सबमिट किया था, मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉग्निजेंस लिया था पुलिस रिपोर्ट पर, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूशन हमेशा केस को स्टार्ट करता है। लेकिन कंप्लेंट वाले मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल हमेशा डिफेंस लॉयर स्टार्ट करेगा, यानी एक्यूज्ड स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट हुआ है तो कंप्लेंट के समय ही जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन के विटनेस और कंप्लेनेंट ऑलरेडी एग्जामिन हो गए होते हैं। तो अब एग्जामिन हो गए होते हैं, उनका एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट करता है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन द्वारा ही माना जाता है। तो इसलिए उनका ऑलरेडी मेन एग्जामिनेशन हो गया है, तो अब डिफेंस लॉयर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और ट्रायल वहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट पूछेगा कि उन सब में जिनका कि ऑलरेडी मेन एग्जामिनेशन हुआ था उस समय, उनमें से किनको किनको वो क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है। यदि करना चाहता है तो वो उस लिस्ट को सबमिट करे। तो इफ यस ही वुड सबमिट लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग टू whom the accused want to cross examination। तो at the time of complaint filed by the victim to the magistrate and how much witnesses has been examined by the magistrate, the list of them the defense lawyer or the accused will submit before the magistrate that I would like to cross examine all of them or one of them या any one of them। तो उन सब की लिस्ट वो सबमिट करेगा। लेकिन
कभी कभी क्या होता है कि हमने पहले भी देखा था कि प्रोसिक्यूशन विटनेस अपने प्रोसिक्यूशन जो है अपने विटनेस की लिस्ट सबमिट करेगा कोर्ट में। तो उसमें वो भी विटनेस हो सकते हैं जिनका कि मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट के समय एग्जामिनेशन भी किया है, और कुछ एडिशनल विटनेस भी हो सकते हैं। तो उस एडिशनल विटनेस का नाम अभी यहाँ पर एक्यूज नहीं लेगा, क्योंकि उस एडिशनल विटनेस को अभी एक मेन एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए केवल उन्हीं का नाम देगा जिनका कि एग्जामिनेशन हो गया है, और उन्हीं में से उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो लिस्ट सबमिट करेगा। तो इफ द एक्यूज्ड वांट टू क्रॉस एग्जामिनेशन to prosecution witness, he will submit the name of prosecution witness, but only those names shall be given who who has been examined by the prosecution। तो वो जो उसी समय एग्जामिनेशन हुआ था, मजिस्ट्रेट ने किया था एग्जामिनेशन, उन्हीं का वो सबमिशन देगा। या चार्ज फ्रेम होने से पहले जिनका जिनका एग्जामिनेशन हो गया था, उन्हीं को यहाँ पर वो सबमिट करेगा। यानी कि कंप्लेंट वाले मामले में चार्ज फ्रेम तभी करेगा मजिस्ट्रेट जब वो पूरी तरह सेटिस्फाई होगा कि इसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है। और ये व्यक्ति यदि अपना डिफेंस नहीं करता है, तो अगर वो तब भी अगर वो इनोसेंट दिख रहा है, तब भी वो चार्ज फ्रेम नहीं करेगा। तो वहीं पे चीजें हैं कि चार्ज फ्रेम करने से पहले ही कंप्लेंट वाले मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूशन के विटनेस एग्जामिन हो जाते हैं। एंड यहाँ पर इफ द मजिस्ट्रेट थिंक फिट, he can ask to submit the name of the prosecution witness immediate after framing the charge and he will record his reason। तो यानी कि जिस दिन चार्ज फ्रेम हुआ है उस दिन वो क्या करेगा कि एक्यूज से पूछेगा कि अब किस किस प्रोसिक्यूशन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाह रहे हो, उनका लिस्ट सबमिट करो। उसी दिन चार्ज फ्रेम होने के बाद ही, या वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे बोलेगा, उस दिन क्या करेगा तो चार्ज फ्रेम कर देगा और एक नया डेट लगा देगा कि नेक्स्ट डेट को आकर के आप जो है उस दिन आप प्रोसिक्यूशन विटनेस के लिस्ट सबमिट करना जिसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास दोनों ऑप्शन है, अपने रीजन वो रिकॉर्ड करेगा कि एक्यूज्ड पर्सन से विटनेस की लिस्ट वो कब मांगेगा जिसको वो क्रॉस एग्जामिन करना चाह रहा है। फिर समन टू प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जो जो लिस्ट जिनकी लिस्ट जो है एक्यूज ने सबमिट की है, डिफेंस लॉयर ने सबमिट की है, उन सबको समन जाएगा। तो इफ द एक्यूज सेज ही वांट टू क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस एज द नेम ही इज सबमिटिंग, ऑल द विटनेस शैल बी रिकॉल्ड, क्योंकि ऑलरेडी उनका मेन एग्जामिनेशन हो चुका होता है चार्ज फ्रेम होने से पहले ही। तो अब चार्ज फ्रेम होने के बाद दोबारा उनको बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। तो आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इफ एनी दे शैल बी डिस्चार्ज। तो वो विटनेस तभी मुक्त होंगे जब तक कि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन कोई अगर होगा वो हो ना जाए। जैसे ही हो जाता है अब वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ रिमेनिंग प्रोसिक्यूशन। तो अब चार्ज फ्रेम होने से पहले जिन जिन विटनेस को एग्जामिनेशन किया गया था प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, चार्ज फ्रेम होने के बाद डिफेंस लॉयर ने स्टार्ट किया और उनको क्रॉस एग्जामिन किया है। अब प्रोसिक्यूशन कोई रिमेनिंग विटनेस को यदि चाह रहा है कि हम उसको भी एग्जामिन करना चाह रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है एंड एट द टाइम ऑफ कंप्लेंट ये प्रेजेंट नहीं थे, तो हम वहां पर उनको उस समय नहीं ला पाए थे या बाद में नहीं आ पाए थे, तो अब जो है यहाँ पर उनको समन जाएगा। तो द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन शैल बी नेक्स्ट बी टेकन। तो शैल बी, तो अब इनका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन इनका होगा। अब मेन एग्जाम सॉरी इनको बुलाया जाएगा और इनको मेन एग्जामिनेशन वहां पर होगा। उसके बाद आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन दे शैल आल्सो बी डिस्चार्ज। The evidence of any remaining witness for prosecution shall be taken, ये shall be taken, this is the shall be taken। तो वहां पर इनका मेन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कोई यदि एडिशनल क्वेश्चन आया है तो री एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। यानी कि अब जाकर के प्रोसिक्यूशन विटनेस समाप्त हुए हैं। उसके बाद वेयर द प्रोसिक्यूशन विटनेस डज नॉट प्रेजेंट, यानी कि एट द टाइम ऑफ कंप्लेंट उनका एग्जामिनेशन हो गया था कंप्लेनेंट के साथ,
और विटनेस अब जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर नहीं हो रहे हैं, या कोई एडिशनल विटनेस के लिस्ट सबमिट किया गया था वो भी अपीयर नहीं हुआ है। ध्यान देना यार, वो चीजें हैं। अगर किसी विटनेस का मेन एग्जामिनेशन हो गया है और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, वो अपीयर नहीं हुआ, तो उसके जो मेन एग्जामिनेशन के जो स्टेटमेंट है वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। तो वेयर despite giving opportunity to the prosecution and after taking all reasonable measures under this Sanhita, if the attendance of prosecution witness cannot be secured for cross examination, यानी कि ऐसे विटनेस का मेन एग्जामिनेशन हो गया था बट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो नहीं आ रहा है, it shall be deemed that such witness has not been examined for not being available, and the magistrate may close the prosecution evidence for reason to be recorded in writing and proceed with the case on the basis of material on record. तब वहां पर कोर्ट जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस को समाप्त मानेगा और आगे जो है कार्रवाई के लिए बढ़ेगा। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि अब उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। तो एविडेंस ऑफ फॉर डिफेंस, अब उसके बाद डिफेंस के लिए वो आगे बढ़ेगा। तो द एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस। तो जितने भी एविडेंस हैं, जितने भी विटनेसेस हैं, वहां पे डिफेंस लॉयर प्रोड्यूस करेगा और वो 266 प्रोविजन अप्लाई होगा जो कि एफआईआर वाले मामले में था। यानी कि डिफेंस लॉयर अपने विटनेस की लिस्ट सबमिट करेगा, वो विटनेस आएंगे, उसका एग्जामिनेशन होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, यदि कोई एडिशनल फैक्ट है तो उसका री एग्जामिनेशन फिर डिफेंस लॉयर करेगा। तो वो चीजें यहाँ भी अप्लाई होंगी। फिर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में है एक्विटल और कन्विक्शन। तो दोनों पार्टी को सुनने के बाद कहा गया है कि इफ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, चार्ज फ्रेम होने के बाद दोनों पार्टी को सुनने के बाद द मजिस्ट्रेट फाइंड द एक्यूज्ड नॉट गिल्टी। तो कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों पार्टी को सुनने के बाद ही लगता है मजिस्ट्रेट को गिल्टी नहीं है। आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज के बाद मतलब है कि किसी भी स्टेज पर केवल प्रोसिक्यूशन को भी सुन लिया उसने, पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन विटनेस समाप्त हो गया है, तब भी लगता है मजिस्ट्रेट को कि इसके अगेंस्ट में कोई मामला नहीं बन रहा है, एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, तब ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। तो चाहे प्रोसिक्यूशन को सुन ले अकेले पूरा का पूरा, उसके पूरे एविडेंस देख ले, पूरे विटनेसेस एग्जामिन हो गए, लगता है मामला नहीं बन रहा है तो एक्विट कर देगा। बट अगर मामला बन रहा है बट डिफेंस लॉयर ने जो है प्रूफ कर दिया कि वो इनोसेंट है, तब भी उसे एक्विट कर देगा। एंड ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन अब उसका उल्टा है, कहा गया है कि वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज्ड गिल्टी। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस और डिफेंस लॉयर दोनों को सुनने के बाद लगता है कि अब यहां पर एक्यूज्ड गिल्टी है। दिस इज नॉट फॉर द एट एनी स्टेज, दिस इज फॉर ऑन द मेरिट, दोनों पार्टी को सुनने के बाद। तो बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 364 एंड 401। तो अब जैसे लगा कि एक्यूज पर्सन गिल्टी है, इसे पनिशमेंट देना चाहिए, और उसे लगता है कि 364 के मैटर अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जितनी मात्रा में उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए वो मेरी कैपेसिटी से बाहर है, तब वो सीजीएम को मैटर ट्रांसफर कर देगा, यदि वो फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो। या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाई हो रहा है, प्रोबेशन के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं, ये प्रोबेशन पे छूट सकता है तो उसे प्रोबेशन पे छोड़ देगा। और अदरवाइज ये दोनों प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है और वो उसमें एडिक्वेटली पनिशमेंट दे सकता है, तब ही शैल आफ्टर हियरिंग द एक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। तब वहां जो है अमाउंट ऑफ पनिशमेंट पे जो है सुना जाएगा, एक्यूज्ड को सुनेगा और उसके बाद उसे जो है उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट देगा जो लॉ में प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। इनहांस पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज,
यदि प्रीवियस कन्विक्शन के वहाँ पे चार्ज फ्रेम किए गए हैं, तो जैसे ही एक्यूज कन्विक्ट हो जाता है तो इनहांस पनिशमेंट के लिए वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूशन अब उस प्रीवियस कन्विक्शन की बात करेगा। ये प्रीवियस कन्विक्टेड रह चुका है, इसका मतलब है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, तब इसे जो है ज़्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए। तब यहाँ पर उसको साबित किया जाएगा और यदि वैसा पाया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, एक्विट किया जा रहा है, तब प्रीवियस कन्विक्शन के मैटर जो है रेज नहीं किए जाएंगे। एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट की बात करते हैं क्योंकि मामला हमारा कंप्लेंट पे चल रहा है। तो यहाँ पर व्हेन द प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट and on any day fixed for the hearing of the case the complainant is absent। हियरिंग के लिए डेट फिक्स की गई थी बट उस दिन कंप्लेनेंट नहीं आया। एंड ऑफेंस मे बी लॉफुली कंपाउंडेड और ऑफेंस इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस या तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या वो कंपाउंडेबल मैटर होगा जिसमें कि पार्टी आपस में समझौता कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक मैटर है और हियरिंग पे कंप्लेनेंट नहीं आता है, तब क्या होगा? तब चार्ज है एंड चार्ज हैज नॉट बीन फ्रेम्ड, उस टाइम तक अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। अगर चार्ज फ्रेम होगा तब ये अप्लाई नहीं होगा, ये उस तब अप्लाई होगा जब अब तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। चार्ज फ्रेम करने के लिए कंप्लेनेंट को बार बार समन गया है, कंप्लेनेंट नहीं आ रहा है और वो मैटर कंपाउंडेबल है जहां समझौता हो सकता है और वो मामला जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब मजिस्ट्रेट ऑन हिज डिस्क्रिशन may give additional 30 days to complainant to present before court। 30 डेज एक्स्ट्रा टाइम कंप्लेनेंट को दिया जाएगा लास्ट टाइम कि अब आपको आना ही आना है, और यदि उस दिन भी नहीं आता है तब क्या होगा? ही कैन डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। तब वहां पर भले ही चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, ध्यान रखना चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है अभी, इसलिए चार्ज फ्रेम होने से पहले एक्यूज्ड जब भी रिलीज होगा वो डिस्चार्ज कहा जाएगा, तब वो एक्यूज को डिस्चार्ज करेगा। कभी कभी मेंस में भी एक प्री में क्वेश्चन आता है जो है सिविल जज के, कि जहां पर एक्यूज एब्सेंट है, अरे कंप्लेनेंट एब्सेंट है और वहां पे उसको रिलीज किया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो कॉन्सिक्वेंसेस यही होगा कि वो डिस्चार्ज माना जाएगा। कॉम्पनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, अब ये दोनों पे लागू होगा, चाहे एफआईआर हुई हो चाहे कंप्लेंट फाइल हुआ हो, लेकिन जो एक्यूजेशन है वो फॉल्स है, गलत है, कोई रीजनेबल डाउट नहीं था, केवल परेशान करने के आशय से, बदला लेने के आशय से वो एफआईआर कराई गई थी या कंप्लेंट फाइल किया गया था और प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी और बाद में पाया गया कि ये ग्राउंडलेस मैटर था, तब शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा कंप्लेनेंट को और या तो इन्फॉर्मेंट को, जैसा केस हो, अगर एफआईआर है तो इन्फॉर्मेंट को, कंप्लेन है तो कंप्लेनेंट को शो कॉज नोटिस कोर्ट भेजेगा कि आपके ऊपर फाइन क्यों न लगाया जाए। आपको एक्यूज्ड पर्सन को या एक से ज़्यादा एक्यूज्ड है तो उन सबको या उनमें से किसी को फाइन देने के लिए आपको बाध्य क्यों न किया जाए, तब वहाँ पर वो आएगा तो कंपनसेशन टू एक्यूज, और सुनने के बाद लगता है कि रीजनेबल कारण नहीं था, तब वहाँ पर एक्यूज के लिए कंपनसेशन की बात की जाएगी और कोर्ट ऑर्डर देगा जो है कि 30 दिन के भीतर, नॉट 30 डेज, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा कि आप जो है यहाँ पर कंपनसेशन करेंगे। तो द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी कॉज which such complainant or informant may show, and if he is satisfied that there was no reasonable ground for making the accusation, यानी कि एफआईआर या कंप्लेंट करने का कोई ग्राउंड नहीं था, तब क्या करेगा वो? he may make an order that compensation to be paid by such informant or complainant to the accused or each or any of them, and such amount should not exceed the amount of fine he is empowered to impose as he may determine, and magistrate will record the reason for making order for compensation to the accused। तो कंपनसेशन अमाउंट कितना होगा? वो उतना ही होगा जितना कि मजिस्ट्रेट किसी मामले में मैक्सिमम फाइन दे सकता है, तो उसकी क्षमता से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो कंपनसेशन देने का ऑर्डर करेगा।
और अगर वो कंपनसेशन नहीं पे करता है तो द मजिस्ट्रेट में ऑल्सो मेक एन ऑर्डर फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days इफ कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। तो कंपनसेशन पे नहीं करता है तो उसके बदले में जो है इन इन हाँ इन लीव ऑफ दैट पनिशमेंट वो जो है 30 दिन का सिंपल इम्प्रिजनमेंट अवार्ड कर सकता है। सेक्शन 8 सब क्लॉज 6 सेक्शन 8 क्लॉज 6 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएस का जो है वहां पे अप्लाई होगा। उसमें कहा गया है कि जहां पे फाइन लगी है और वो फाइन देने में एक्यूज पर्सन फेल करता है तो उसको जो एडिशनल पनिशमेंट दिया जाएगा वो वहां पर अप्लाई होगा। तो यानी कि यदि मान लो 3 साल की सजा है और फाइन लग गई है, उसने फाइन पे नहीं किया है तो वो मैक्सिमम 3 साल का 1/4 वो भोगेगा, यानी कि लगभग 9 महीने उसको सजा और भुगतनी पड़ेगी। वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फॉल्स इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट शेल आल्सो बी सब्जेक्ट टू क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी। तो जिसको गलत तरीके से आरोप लगाया गया था या एफआईआर कर दी गई थी उस पर्सन के पास राइट है कि वो क्रिमिनल या सिविल केस भी फाइल कर सकता है। तो सिविल फाइल में वो कंपनसेशन के लिए, क्रिमिनल फाइल में जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए भी वो केस फाइल कर सकता है। और यदि वहां पे कोई उसको फाइन लगता है तो जो फाइन यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट ने लगाई है वो उसको कंसीडर करेगा, उतना कट करके बाकी के फाइन दिए जाएंगे। यहाँ पे यदि फाइन लगाने के ऑर्डर मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के दिए हैं और वो 2000 से ऊपर का है तो अपीलेबल होगा, उसकी अपील होगी। और व्हेन कंपनसेशन अमाउंट बिकम पेएबल कहा गया है तो जहाँ पे कंपनसेशन के लिए कोई बात कही गई है और वो पेएबल कब होगा, यदि वो मामला अपील का है तो जब तक वो अपील फाइल करके वो अपील फाइनल नहीं हो जाएगी तब तक वो पेएबल नहीं रहेगा, उसके बाद ही वो पेएबल होगा। एंड वेयर सच ऑर्डर इज मेड इन द केस विच इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील, तब कहा गया है द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ। तो कंपनसेशन ऑर्डर के 1 मंथ के भीतर वो लेविड नहीं किया जाएगा, वसूला नहीं जाएगा, 1 महीने के बाद ही वसूला जाएगा। लेकिन जहां अपीलेबल मैटर है, अपील हो सकती है, वहां पे जब तक कि अपील का डिस्पोज ऑफ न हो जाए तब तक वो अमाउंट वसूला नहीं जाएगा। और ये प्रोविजन जो है कंपनसेशन के प्रोविजन यानी फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स कंप्लेंट के मामले में जो बात है वो समन केस और वारंट केस दोनों पे अप्लाई होगा। तो आज हमारा यही प्रोविजन है। इसके बाद हम जब कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वो हमारा समन ट्रायल होगा और फिर समरी ट्रायल हम डिस्कस करेंगे।